एवरीवन, हम पढ़ चुके थे बेटा अबाउट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. नाउ मूविंग ऑन टू सर्टेन टर्म्स, लॉज, बहुत सारी चीज़ें जो कि मसल से ही रिलेटेड है, हमारे मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है. राइट, सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेटा मसल्स को बनाने वाले प्रोटीन्स के बारे में. राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मसल प्रोटीन्स. वेल, जितने भी स्केलेटल मसल्स होती हैं बेटा, इनमें 3 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. राइट, कौन कौन से हैं वो प्रोटीन्स? द फर्स्ट वन, those proteins which are helping in muscle contraction. Right, so सबसे पहले जो proteins हुए, these are known as contractile protein. Right, next one are known as structural proteins. And last are regulatory proteins, यानी वो proteins जो कि मसल एक्टिविटी को रेगुलेट करने में मदद करेंगे. राइट, सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन. सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें बेटा. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन तो आपको पता ही है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दीज आर एक्टिन एंड मायोसिन, बट अगर दोनों में से चूज करने को कहा जाए, so it's gonna be actin. Right, that's the one which is actually contracting. Right, structural proteins. Structural proteins के अंदर आते हैं हमारे पास 2 examples. One is dystrophin. अगर आपको याद हो तो मैं इसका फंक्शन करा चुकी हूँ. Dystrophin वो प्रोटीन है which creates a connection between the impulse being transmitted to the sarcolemma, जो सेल का मेम्ब्रेन है वहां तक जो इम्पल्स आया, उस इम्पल्स को उठा करके सार्कोप्लाज्म में लेकर जाने में फंक्शन हेल्प कौन करेगा? डिस्ट्रोफिन. राइट, सो दिस इज द प्रोटीन विच क्रिएट्स connection or which helps in communicating. Right, helps in conducting impulse from sarcolemma to the sarcoplasm, जहां पे sarcoplasmic reticulum है. Right, the next one is known as titin, also known as connectin. ये स्प्रिंग्स का जैसा प्रोटीन होता है और ये इलास्टिसिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है मायोसिन एंड एक्टिन को. मायोसिन अब बीचों बीच लटका हुआ सा दिखता है, सिर्फ बीच में एम लाइन है, उसे एक स्प्रिंग के जरिए जेड लाइंस तक जोड़ने का काम कौन करेगा? यही टाइटिन प्रोटीन. सो इट प्रोवाइड्स elasticity and stability to the muscle structure. Right, it is spring-like and it attaches the myosin with the Z line. Right, attaches myosin with Z line. So stability मिल जाएगी अपने आप ही. Right,
रेगुलेटरी प्रोटीन्स, बेटा रेगुलेशन में कौन मदद कर रहा था? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, सो डेफिनेटली यही दो प्रोटीन्स होंगे. वन इज troponin and other one is tropomyosin. Is that clear? So these were the proteins which were forming our skeletal muscles. समझ में आ गई ये चीज बेटा? आगे चले. अब आ जाते हैं laws पर which are related with the muscles, right? So let's write laws and terms too, right? Certain important terms related with muscles. राइट, तो कौन कौन से लॉज एंड टर्म्स हैं? सबसे पहला लॉ, हर मसल की एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू होती है, राइट? सो देयर इज अ थ्रेशहोल्ड. So what is threshold? Minimum potential or impulse की पावर होगी, राइट? इट्स पोटेंशियल required for muscle to contract. इससे नीचे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, राइट? अब आ जाते हैं लॉज पर. सो फर्स्ट लॉ इज ऑल और नन लॉ, या तो सभी या कोई नहीं लॉ. इसका मतलब क्या है बेटा? ये लॉ इस बात को समझाता है कि अगर आपने थ्रेशहोल्ड वैल्यू दी तब तो पूरी की पूरी मसल, सारे मसल फाइबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और अगर उससे कम दी तो कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. सो यू नीड अ थ्रेशहोल्ड वैल्यू, राइट? सो इट सेज बिलो threshold impulse none of the muscles contract, while at threshold impulse muscle fibers contract at once with full force, और फुल पोटेंशियल के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो यू नीड अ थ्रेशहोल्ड वैल्यू फॉर अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. नाउ थर्ड वन. Third is law of summation. लॉ ऑफ समेशन कहता है बेटा कि अगर आप एक मसल को रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट कराते रहें तो वो, अगर आपने उसको रेस्ट पर नहीं आने दिया, नेक्स्ट इंपल्स दे दिया, तो वो उससे हायर वैल्यू के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक टाइम के बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगी. अब आप बोलोगे कि मैम आप तो ऊपर बोल रहे थे कि थ्रेशहोल्ड से ऊपर जा ही नहीं सकते, थ्रेशहोल्ड वैल्यू पर ही वो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करेगा. बट यहाँ पर सिचुएशन अलग है बेटा. यहाँ पर आप मसल को रिलैक्स होने का टाइम नहीं दे रहे, राइट? So what does it say? Successive impulses get added to create
stronger contraction than the preceding one. राइट इस चीज को मैं कैसे शो कर सकती हूँ? मान लो एक तरफ को मैं पोटेंशियल ले लेती हूँ और एक तरफ टाइम. राइट सो यू सी एक मसल यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर ये रिलैक्स हुई. पूरा रिलैक्स नहीं होने दिया, उससे पहले अगर आपने किया तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. राइट बट एक टाइम के बाद में जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम खत्म हो गए तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी फर्दर अब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, वो कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में ही जम जाएगी. राइट इसे नाम दिया जाता है टिटेनी. राइट टिटेनस इज अ डिजीज एंड टिटेनी इज दिस स्टेट ऑफ स्पाज्म. और ये जो दिख रहा है बेटा इसे कहा जाता है ट्रैपी. राइट स्टेयरकेस जैसा इफेक्ट, सीढ़ियों जैसा इफेक्ट जो है उसको ये बोलेंगे. तो यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी कि भाई शायद कोई ग्राफ भी बनता है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन के फेजेस भी पूछ लिए जाते हैं. सो द फोर्थ वन, the phases of muscle contraction. राइट एक तरफ ले लेते हैं बेटा पोटेंशियल एंड ऑन वन साइड लेट्स टेक टाइम. टाइम लिया जाएगा इन मिली सेकेंड, बहुत ही कम टाइम में होता है कॉन्ट्रैक्शन. सो एक मसल जब रेस्ट पर है तो सपोज वो -60 मिलीवोल्ट्स पर है. राइट सो सपोज मैं लेके चलती हूँ 0 वोल्ट्स पे है तो पहले वो -60 पर पहुंचेगी और अब जाकर के जैसे उसे अपना थ्रेशहोल्ड इम्पल्स मिलेगा वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट करेगी. then it enters into a phase of relaxation and at times ये जो रेस्टिंग का फेज है ये इससे भी नीचे चली जाती है. then it comes back to its normal phase और फिर फर्दर ये रिपीटेशन होगा. right so it's got certain phases A, this is B, C and that's D. राइट ए थोड़ा क्लियर नहीं है बेटा. राइट ए क्या है बेटा? ए को बोला जाता है छुपा हुआ या लेटेंट फेज. राइट ये फेज क्या है बेटा? एक्शन पोटेंशियल या ये कह सकते हो जो थ्रेशोल्ड इम्पल्स है मसल उसे रिसीव करके रिस्पॉन्ड करे उसके बीच का जो गैप है उसे बोलते हैं लेटेंट फेज. सो इट इज द टाइम टेकन बाय मसल टू रिस्पॉन्ड टू the threshold impulse. Is that clear बेटा? आगे चले. Now B. B क्या है बेटा? phase of contraction. So it is muscle contraction phase. मैं कह सकती हूँ इस टाइम पर जो मसल है वो एक्टिवेटेड है. That means depolarized है. So it is the phase of muscular depolarization. Next one,
C is the muscle relaxation phase. मसल रिलैक्सेशन फेज वो है बेटा जैसे मसल दोबारा से अपनी पोलैरिटी पर या रेस्ट पर वापस आ रही है. एक पोलराइज स्टेट हमेशा होता है तो उसमें वापस आने की कोशिश कर रही है. सो इट्स द फेज ऑफ मसल repolarization. Right now D is called hyper पोलराइज्ड स्टेट. बेटा इसके बारे में आपको जब नर्व्स पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. अभी आपको पोलैरिटी डीपोलराइजेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी. नो सॉरी, हाइपर पोलराइज को नहीं बताना चाहिए था मुझे. मैं इसको ऐसे मेंशन कर देती हूँ बेटा. ये जो फेज है इतना, दिस इज हाइपर पोलराइजेशन का फेज. मसल जितनी पोलराइज होती है उससे ज्यादा पोलराइज्ड हो गई तो हाइपर पोलराइज. जब तक ये नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगा मसल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. वेल जब से मसल ने बेटा कॉन्ट्रैक्शन का फेज शुरू किया था यहां से लेकर के पूरा इस हाइपर पोलराइज्ड स्टेट तक को हम डी मेंशन कर रहे हैं. ये वो फेज है बेटा जब मसल एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है या उसके बाद वो हाइपर पोलराइज स्टेट में है तो नया इंपल्स तो ले नहीं सकती. तो इस फेज में मसल जितनी कॉन्ट्रैक्टेड है उतनी रहेगी जब तक कि वो रेस्ट पर ना आ जाए या इन बिटवीन थोड़ा सा रेस्ट के क्लोज ना आ जाए. तुरंत उसको नया इंपल्स दो तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगी. राइट. तो एक्चुअली इस पूरे फेज को आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टरी फेज. एक्चुअल रिफ्रैक्टरी फेज जो है वो तो जहां पर वो कॉन्ट्रैक्टेड है केवल वही फेज है. राइट. सो इट इज व्हाट इज refractory phase. That is the time lag between two successive contractions. Is that clear beta? ये चीज समझ में आ रही है? आगे चले. A few more terms are left, nothing much. Fifth one, I'm not sure ऊपर तक 4 हुए हैं कि 5 हो चुके हैं, but I'm writing it as fifth one. Rigor mortis. Rigor का मतलब होता है अकड़ना and mortis का मतलब होता है डेथ. होता क्या है बेटा डेथ के बाद में एटीपी तो बची नहीं तो इस वजह से जो क्रॉस ब्रिज क्रिएट हो चुके हैं वो टूट नहीं पाते और जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाती है. तो इसलिए डेथ के बाद में बॉडी अकड़ने लगती है. इसको बोलते हैं राइगर मोर्टिस. राइट. सो दैट्स द स्टेट ऑफ परमानेंट contraction. I must write permanent muscle contraction after death. है क्यों ये? It occurs due to inavailability of ATP. राइट. पर ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगेगी. It subsides after 24 hours. आप पूछोगे 24 hours के बाद ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उसके बाद में मसल ही टूट जाती है. जब प्रोटीन ही नहीं बचा तो कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा? एज प्रोटीन्स degenerate
after 24 hours. Is that clear? ये चीज समझ में आई बेटा? नेक्स्ट, अभी अभी ऊपर एक टर्म पढ़ी थी टिटेनी, तो वो है क्या? सिक्स्थ वन, टिटेनी। टिटेनी है बेटा स्टेट ऑफ sudden muscle spasm due to low calcium ions in the body fluid या blood कह सकते हो. So I'm writing in blood. बेसिकली सार्कोप्लाज्मा की कमी पड़ जाएगी तो ऐसा होगा. ये कब होता है जनरली? It occurs in case of rapid successive muscle contractions. Is that clear? समझ में आ रही है बेटा? ये आगे चले. कई बार मसल्स इतना थक जाते हैं, सपोज आपने बैडमिंटन खेला या आप कोई काम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो कई बार आप हाथ से ग्लास भी नहीं उठा पाते. इट गेट्स रियली रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू होल्ड अ ग्लास. रीजन क्या होता है बेटा? मसल्स जो होती हैं वो थक जाती हैं, और थकने के बाद तो कई बार ऐसी हालत हो जाती है कि अपने आप उसमें स्पाज्म भी आने लगते हैं. राइट? सो द नेक्स्ट वन इज मसल की थकावट. दैट मीन्स मसल फटीग. होता क्या है बेटा? मसल को अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक यूज कर लिया, ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूजेज ऑफ मसल, लैक्टिक एसिड deposition occurs, causing muscle fatigue. थक गई मसल. अब सवाल आता है लैक्टिक एसिड कहां से आई? ये जो लैक्टिक एसिड है बेटा, ये बनी है जब आपने किसी मसल को बहुत लंबे टाइम तक यूज किया. ग्लाइकोजन जो उसका फूड है वो कम पड़ जाएगा, मतलब सॉरी, इसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी. एक मसल रेगुलरली काम कर रही है तो उसमें धीरे 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 करके ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी. ऑक्सीजन की एब्सेंस में वहां पर शुरू हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड दैट कॉजेज डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड. सो इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ an aerobic respiration in muscles, which converts glycogen to lactic acid. Is that clear बेटा? ये समझ में आ रही है? So why does it actually occurs? इसके लिए जिम्मेदार है ऑक्सीजन डेट, ऑक्सीजन का ऋण. जब मसल को ज्यादा लंबा यूज कर लोगे तो बेचारी ऑक्सीजन उधार मांग मांग के मसल थक जाएगी और उसका लैक्टिक एसिड जमा करने लगेगी. राइट? ग्लाइकोजन तो समझ में आ चुका है, दैट्स अ फूड फॉर मसल. सो O2 डेट है क्या? व्हेन O2 सप्लाई फ्रॉम lungs
turns inadequate to support prolonged मसल एक्टिविटी, मतलब में टाइम तक काम हुआ तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगी एंड इट कॉजेज मसल में फटीग। बट मसल का फटीग जो हल्की सी थकावट, एक दर्द सा बना रहता है मसल्स में। आप जिम गए हो फर्स्ट डे, बहुत लंबा दौड़ लिए किसी दिन, तो अगले दिन मसल फटीग का दर्द फील होगा लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से। सो बेटा ये धीरे धीरे अपने आप सबसाइड करने लगता है क्योंकि मसल्स में चलती है एक पर्टिकुलर साइकिल जिसे हम कहते हैं कोरीज साइकिल। कोरी साइकिल करती क्या है बेटा? It converts lactic acid from muscles into glycogen, that is the muscle food, right? और ये साइकिल चलेगी कहां पर? This cycle runs in our liver. Any problem? Major terms यहां पर फिनिश हो गई हैं। Now one more thing, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्केलेटल मसल्स के कितने टाइप होते हैं। अभी तक हम लोगों ने मसल्स के टाइप पढ़े थे, राइट? सो द नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ skeletal muscles. Beta skeletal muscles can be of two types. These are skeletal muscle fibers, लिख लेती हूं मैं, बेटर रहेगा। These are of two types. The red muscle fibers and white muscle fibers. सिंपल सा है बेटा, जो फाइबर्स रेड दिखाई देंगे वो रेड मसल फाइबर्स, जो व्हाइट दिखाई दे रहे हैं वो व्हाइट, राइट? समझ में आ रही है ये चीज? रेड मसल्स वो हैं जिनमें मायोग्लोबिन, तो मसल का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो बहुत ज्यादा है। व्हाइट के अंदर मायोग्लोबिन नाम मात्र है, बहुत ही कम है, राइट? सो ऑक्सीजन सप्लाई भी ज्यादा होगी रेड मसल्स में, O2 सप्लाई हाई या O2 सप्लाई इज लो। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट भी ज्यादा होता है, वहीं पर व्हाइट मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम है। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, राइट? सो खूब सारी ऑक्सीजन है, खूब सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, बट इस साथ एक प्रॉब्लम है, इनके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है और इनके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है। अब आप समझो इस चीज को। रेड मसल फाइबर्स वो हैं जिनके पास खूब सारी ऑक्सीजन है, खूब सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो लंबे टाइम तक ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकती हैं, फटीग में एंटर नहीं करेंगी, राइट? मैं इस चीज को मेंशन ऐसे ही कर देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है बेटा। अब मायोग्लोबिन ज्यादा, तो इसकी वजह से इनके पास O2 ज्यादा थी, राइट? सो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने का फायदा क्या हुआ? Can sustain can be used for prolonged period or prolonged duration
विदाउट फटीग। वहीं पर यहां माइटोकॉन्ड्रिया कम होने से क्या होगा बेटा, दिल बी अर्ली फटीग, जल्दी थक जाती है ये। इज दैट क्लियर? बट यहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो कम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होने का एक मेजर नुकसान क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा तो इनिशिएट मसल बहुत लेट करेगी, कैल्शियम कम मिलेगा, देर से कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो यहां पर होगा डिलेड मसल contraction, राइट? वहीं पर यहां ज्यादा होने की वजह से शोक होगा क्विक मसल कॉन्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? तो रेड मसल फाइबर्स वो हैं जो कि भले ही देर से कॉन्ट्रैक्ट होते हो पर लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कहां पर है ये मसल फाइबर्स, तो रेड का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेटा। सुबह सुबह हमारा उठने का कतई मन नहीं करता, वी वॉन्ट टू स्लीप इवन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि हमारी बैक मसल उस टाइम साथ दे नहीं रही होती, वो दे लाइक थोड़ा सुस्ती से आराम से उठेंगे, पर पूरा दिन शरीर का बोझ उठाती हैं, सीधा हमें रखती हैं, बैठाती हैं, राइट? सो दे मस्ट बी रेड मसल फाइबर्स, राइट? सो एग्जाम्पल इज मसल्स ऑफ बैक। ऐसे ही व्हाइट मसल्स में कौन सी आएंगी? सबसे पहले जो मसल काम करती है वो है हमारी पलकें, हमारी नॉट पलकें एग्जैक्टली, आईलिड्स की मसल्स। क्विकली टपक से आंखें खुल जाती हैं, पर बार बार झपकाना पड़ता है, बहुत जल्दी थक जाती है ये। सो दे आर व्हाइट मसल फाइबर्स। सो मसल्स ऑफ eyelid, right? The next one, ये मसल्स एनिमल्स में कहां मिलेंगी? उनकी पेक्टोरल या फ्लाइट मसल्स में। पेक्टोरल और फ्लाइट मसल्स ऑफ फ्लाइट बर्ड्स, वल्चर हुआ, ईगल हुआ, इनमें, राइट? फ्लाइट बर्ड्स। वहीं पर मैराथन रनर्स देखे बेटा, तो उनके लेग्स में लेग मसल्स ऑफ मैराथन रनर्स खूब लंबा दौड़ जाते हैं। वैसे दौड़ते शुरुआत धीमी होती है इनकी, पर खूब लंबा दौड़ते हैं। वहीं पर इधर बात करें तो जब फ्लाइट बर्ड्स में रेड मसल फाइबर्स हैं, तो नॉन फ्लाइट जो कम उड़ते हैं, जैसे मोर है, थोड़ा सा उड़ा झटके से, अगर पीछे पकड़ने जाओगे तुरंत उड़ेगा, थोड़ी देर में थक करके तुरंत बैठ जाएगा, राइट? सो फ्लाइट मसल्स, फ्लाइट नहीं, आई मस्ट राइट पेक्टोरल, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो एक ही चीज होती है वैसे ये। सो वी हैव पेक्टोरलिस या पेक्टोरल मसल्स ऑफ non-flight birds. And the last one, leg muscles of sprinters, जो कम दूरी पर दौड़ते हैं ना, 100 मीटर की दूरी दौड़ रहे हैं तेजी से, so those people have white muscles, right? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? Well, moving to the last topic, the very last topic of this particular section, that is disorders of muscular system.
बेटा मस्कुलर सिस्टम का पहला डिसऑर्डर जो हमें कंसीडर करना है दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी इसमें हमारे खुद के इम्यून सिस्टम ने ही हमें हार्म किया है, राइट। सो इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहां होता क्या है बेटा, एसिटाइल कोलिन receptors fail to respond। ऐसा क्यों? बिकॉज उनके लिए ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, खुद का शरीर ही मार डालेगा। राइट तो इस कंडीशन में सिम्टम्स क्या होंगे? The symptoms are muscle का paralysis and fatigue etc. And the last disease, सबसे आखिरी डिजीज है मसल डिस्ट्रोफी। कई बार क्या होता है बेटा, कई बच्चे पैदा तो नॉर्मल होते हैं बट विद टाइम धीरे धीरे वो उनकी मसल्स काम करना बंद कर देती है। रीजन बीइंग द सफरिंग फ्रॉम अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका नाम है मसल डिस्ट्रोफी, राइट। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मसल का डीजेनरेशन। बेसिकली यह होता क्या है बेटा, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन पढ़ा था वो डिजेनरेट हो जाता है, right। With this we are done with the muscular system. In next class we'll be studying about the next component of our movement and locomotion, that is our skeletal system. See you in the next class. Thank you. Bye bye. Take care.